हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हमने अब तक क्लास 9th 10th 11th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। और अभी ये सीरीज क्लास 12th का एनसीईआरटी पे चल रहा है, जिसका पहला बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमने शुरू कर दिया है। तो ये उसका दूसरा चैप्टर है, जो कि है वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें हम उसके डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ पैटर्न्स की बात करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्लीज़ वीडियोस पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनके एग्जामिनेशंस के लिए, रिविजन्स के लिए काम आ सके। तो आइए सीखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ पैटर्न्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी की। तो ध्यान रहे, पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, खास करके जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान से आप समझिए, और ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे जो यहाँ कहा गया है कि पीपल, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, आर इट्स रियल वेल्थ। आपने सुना होगा बहुतों को, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को और बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स को बोलते हुए कि हमारे पास पॉपुलेशन डिविडेंड है। राइट? तो पॉपुलेशन डिविडेंड की बात हम हमेशा करते हैं कि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन इंडिया में बहुत सारा है, राइट, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो है रिसोर्स की तरह है। तो पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, अगर उसको सही डायरेक्शन मिले, सही चैनल मिले और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इसी के लिए इसको भी हम वेल्थ कंसिडर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एक्चुअल रिसोर्स तब होगा जब ये आपके कंट्री के प्रोग्रेस में काम आए। राइट? तो रिसोर्सेज जो है वो बनाए जाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो पॉपुलेशन को आपको उस तरीके से करना पड़ेगा ताकि ये रिसोर्सेज की तरह हो, राइट, लाइबिलिटीज की तरह ना हो। तो कंट्री को उसके लोगों से ही जाना जाता है, कल्चर से जाना जाता है, वैल्यू सिस्टम से जाना जाता है। राइट? जैसे आप जानते हैं कि भारत को कैसे हम जानते हैं और वर्ल्ड में इसका क्या आइडेंटिटी है। तो आप देखेंगे यहां पे लिखा है एनसीईआरटी में कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि किसी देश में कहीं पे भी कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, हाउ मेनी मेन वुमेन चिल्ड्रन अ कंट्री हैज। और अगर आप रीसेंट न्यूज़पेपर निकाल के देखेंगे तो एक रिपोर्ट है कि इंडिया में 6.7 मिलियन चिल्ड्रन जो है उनको फूड नहीं मिल रहा, फूड स्कैर्स का सिचुएशन है इंडिया में। राइट? तो ये बातें बड़े इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से लेके सोशल ज्योग्राफी, सोशल वेलफेयर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तक की बात है यहाँ। तो आप देखेंगे कि कितने पॉपुलेशन शहरों में रहते हैं, कितना गांव में रहते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ही समझ में आएगा। तो अब यहाँ एक बात कही गई है कि 21st सेंचुरी में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड पैटर्न्स, तो ऑलरेडी 6 बिलियन पॉपुलेशन हम क्रॉस कर चुके हैं। और इंडिया कहा जा रहा है बहुत सारे रिपोर्ट्स में कि हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। दो एनसीईआरटी में ये बात अभी लिखी नहीं गई है, हो सकता है आगे इसको ऐड किया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्कॉलर का नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। तो जॉर्ज बी क्रेसी का क्या कहना है कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं वेयर पीपल आर फ्यू। मीन्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे लोग नहीं रह सकते या कंडीशन ऐसी है। और ऐसा बहुत कम प्लेस है जहां पे पीपल आर मैनी। राइट? और ऐसा कम प्लेस है जहां पे क्या कहते हैं, लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न से क्या रिलेशनशिप है इस स्टेटमेंट का। तो सबसे पहला बात कहा गया है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, यहां पे एक शब्द अक्सर आएगा, डेमोग्राफी। अब ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, जो लोग पढ़ते हैं कि डेमोग्राफी क्या है और पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है। तो डेमोग्राफी बेसिकली क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, एक एनालिसिस टूल है, जिससे आप पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। लेकिन जब इसको आप स्पेस में, एरिया में, रीजन में देखते हैं, वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, तो वो डेमोग्राफी नहीं रहता, तब वो बन जाता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो डेमोग्राफी सिर्फ पॉपुलेशन की स्टडी है,
राइट, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की स्टडी है। लेकिन अगर उसको आप स्पेशियली एनालाइज करने लग जाएं, रीजनली देखने लग जाएं, ग्लोबल लोकल रिलेशनशिप देखने लग जाएं, तब उसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। इसी के लिए ज्योग्राफी और डेमोग्राफी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहां देखिए, द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रेफर करता है? वे पीपल आर स्पेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, यानी धरती पे किस तरह से स्पेसिंग है, कहां कहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कहां कम है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स ओनली इन 10% ऑफ लैंड एरिया। यानी आप इमेजिन करिए, अगर 100% हमारा लैंड एरिया है, उसके 10% में ही लोग रहते हैं, बाकी में लोग रहते भी नहीं। यानी 10% इतना है कि यहाँ पे 6 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। राइट, तो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, वो 60% से ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें चाइना लीड कर रहा है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर शो कर रहा है कि आप इन कंट्रीज का नाम देखिए और इसमें देखिए कि डेवलप्ड कंट्री कितने हैं। तो अगर आप यूएसए को छोड़ दें, तो ज्यादातर कंट्री आप देखेंगे यहाँ पे, रशिया और यूएसए को छोड़ के सब डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, या और भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। तो पॉपुलेशन का सीधा सीधा आप लिंकेज एक अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी से भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं। अब बात किया गया है डेंसिटी क्या है। तो जब भी डेंसिटी की बात करेंगे, तो पॉपुलेशन और एरिया का रिलेशनशिप याद रखेंगे कि एक गिवन एरिया में पर यूनिट एरिया कितना लोग रहते हैं, इसको कहते हैं डेंसिटी। तो यहां कहा गया है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। राइट, तो कहते हैं ना कि इंडिया में 2.4% लैंड है हमारे पास पूरी दुनिया का, और लगभग लगभग 18% लोग पूरी दुनिया का इंडिया में रहते हैं। तो अब देखिए कैसा रेशियो है कि पूरी दुनिया का 18% पॉपुलेशन तो है, लेकिन लैंड सिर्फ 2.4% ही है हमारे पास। राइट, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसीलिए हमारा बहुत हाई है। तो पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। राइट, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आप देख सकते हैं, यहां दिया गया है कि किसी जगह का अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इतने लोग रहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसका यूनिट होता है। राइट, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वर्ल्ड में जो डिटरमाइन करते हैं ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, पॉपुलेशन के कैसे कॉन्सेंट्रेशन है पूरी दुनिया में, इसको कौन डिटरमाइन करता है। तो देखिए यहां पे दिया गया है सबसे पहले फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, लोकेशनल फैक्टर्स। राइट, तो आप देखिए सबसे पहला चीज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आपने सुना है इतने सारे सिविलाइजेशन सारे वाटर बेस्ड सिविलाइजेशन है, जहां जहां नदियां हुई, जहां जहां वाटर हुआ, वहां वहां लोग रहने के लिए गए। राइट, उन्होंने पूरा सिविलाइजेशन बनाया, कल्चर्स बनाए। तो सबसे पहला ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये जो आपने बेसिक एलिमेंट्स जानते हैं रोज के दिनचर्या का जो यूज है वाटर का। उसके अलावा आप देखिए वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैटल के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नेविगेशन के लिए। तो आप देखेंगे जिस भी डिमेंशन की बात करें आप, वाटर जो है उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वाटर का होना पहला डिटर्मिनेंट है। फिर क्या है? लैंडफॉर्म्स, कि किस तरह का फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, लैंडफॉर्म्स किस तरह के हैं। तो कहीं पे जेंटल स्लोप है, कहीं पे बहुत स्टीप स्लोप है, कहीं पे प्लेन एरिया है। तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे प्लेन एरिया ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वहां पे आसानी से घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन हिल स्लोप्स जो बहुत स्टीप होते हैं, उस पे बहुत रेयरली आपको घर दिखेंगे। राइट, तो हिमालय में भी जो बहुत स्टीप स्लोप है उस पे घर नहीं होते, जो थोड़े से जेंटल है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। राइट, उसके अलावा आप क्रॉप लैंड बनाना है, इंडस्ट्री बनाना है, तो ज्यादातर आप कहां पे बनाएंगे? ऐसे एरियाज में जहां पे स्टेबिलिटी हो। तो स्लोप के साथ स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए लैंडफॉर्म्स किस तरह के हैं बड़े जरूरी है। जैसे दिया गया है कि गंगा प्लेन्स कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया में। राइट, और बाकी एरियाज को आप देखेंगे तो उससे कम पॉपुलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन रीजन। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये पैटर्न दिखता है। फिर आ जाइए क्लाइमेट कितना बड़ा डिटर्मिनेंट है। तो एक बहुत पुरानी थियरी है जो कहा गया था जोन्स ऑफ हैबिटेबिलिटी। ये जोन्स ऑफ हैबिटेबिलिटी जो है यहां दिया नहीं गया है एनसीईआरटी में, बट याद रहिए कि ये ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे, एरिस्टोटल। उन्होंने उस समय पे, राइट, 3rd सेंचुरी बीसी में आप देखेंगे जोन्स ऑफ हैबिटेबिलिटी को बनाया था, मैप किया था पूरी दुनिया में। राइट, उस टाइम तो पूरी दुनिया डिस्कवर ही नहीं किया था यूरोपियंस ने। तो जोन्स ऑफ हैबिटेबिलिटी जो है उसमें क्लाइमेट का बड़ा रोल था, कि जहां पे क्लाइमेट माइल्ड होगा, लिवेबल होगा, कंड्यूसिव होगा लहरने के लिए, वहीं पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट में बहुत कम लोग रहते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां भी दिया गया है कि हार्श क्लाइमेट में बहुत लो पॉपुलेशन होता है, और जहां पे कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पे बहुत शुरुआती दौर से ग्रीक्स एंड रोमन सिविलाइजेशन, एशिया
माइनर, आप देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये सारे सिविलाइजेशन यहाँ पे क्यों हुए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा यहाँ पे क्यों हुआ? तो इसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और उसके खत्म होने में भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है, एक पूरी थियरी है क्लाइमेट चेंज थियरी, राइट। अब देखिए, सॉइल्स की बात की गई है कि सॉइल जो है वो एक बेस देता है एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स बेस है, राइट। वहां पे फर्टाइल सॉइल अगर होगा तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे वहां पे और उसके आधार पे रहेंगे। तो फर्टाइल लोमी सॉइल्स जो है उस पे ज्यादा लोग रहते हैं। आप इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर, ये तो सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर थे। नेक्स्ट फैक्टर का सेट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्स, और उसमें नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप देखिए मिनरल रिसोर्सेज जहां पे है वहां पे कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई दुनिया में, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिला लोगों को काम करने का, तो सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्कर्स को काम मिला। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं दुनिया में जहां पे मिनरल बेल्ट है, वहां पॉपुलेशन बढ़ा तेजी से, राइट। एग्जाम्पल दिया गया है कतंगा जाम्बिया का, कॉपर बेल्ट का अफ्रीका में, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वहीं रहता है, राइट। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके साथ कि अर्बनाइजेशन जो फैक्टर है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दिया एक नया न्यू वेव ऑफ अर्बनिज्म, जिसको हम बोलते हैं नया लाइफस्टाइल, और उससे अर्बनाइजेशन जो है अर्बन वे ऑफ लिविंग डेवलप हुआ वर्ल्ड में। और इस डेवलपमेंट से क्या हुआ, आप देखिए कि लोगों ने अपॉर्चुनिटी जो है देखा कि अर्बन एरियाज में ज्यादा है, वहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो वहां जाके रहने से हमें फायदा होगा। वहां मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अर्बन एरियाज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, मतलब वहां ज्यादा पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज खाली होता जा रहा है, सब शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे माइग्रेशन पैटर्न जो है वो भी डेवलप हो रहा है, रूरल टू अर्बन। तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए, राइट। अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आज भी कितने ज्यादा लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या और भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया में, वहां पे आते हैं गांव से जॉब्स की तलाश में, एजुकेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडेवलपमेंट अगर आपको करना है और इसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट करना है तो रूरल एरियाज को भी डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो मेगा सिटीज में अभी भी आप देखेंगे वर्ल्ड में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब आइए तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर मिनरल है, रिसोर्स है, पॉपुलेशन है जो स्किल्ड है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही। और जहां पे भी इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा आपको दिखेगा कि उसके आसपास बहुत सारा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। और इंडस्ट्रियल बेल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही हो, वो किसी भी तरीके का इंडस्ट्री हो सकता है जहां जॉब अपॉर्चुनिटी हो, तो लोग ऑब्वियसली जाएंगे। तो शुरुआत होगी फैक्ट्री वर्कर से, ऑपरेटर से, शॉपकीपर से, और फिर धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स डेवलप होंगे इकोनॉमी के, और उसके साथ साथ वो लोग भी जाएंगे। तो ये बहुत कॉमनली आपको दिखेगा मुंबई के डेवलपमेंट में। जो मुंबई से थाने वाला जो रेलवे रूट बना था वो इसी आधार पे बना था, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, राइट। जूट मिल जो स्टैब्लिश हुआ था तो उसके आधार पे। और अब देखिए मुंबई का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से है और कैसे लाइफलाइन हो गया है लोकल। सेम विथ कोलकाता लोकल, राइट। सेम दिल्ली मेट्रो का आप देखिए कि कैसे एनसीआर इंटीग्रेट हो गया है दिल्ली मेट्रो के होने से। तो ये इंडिया का एग्जांपल भी है, और यहाँ कोबे ओसाका रीजन का भी बात किया गया है जापान में, कि ये थिकली पॉपुलेटेड है ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, राइट। अब आते हैं और दूसरे फैक्टर क्या है, तो तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चरल फैक्टर्स अगर आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, कि जहां पे हार्मनी है, जहां पीस है, जहां लोगों में आपस में एकजुटता है, वहां पे पॉपुलेशन थ्राइव करता है, लंबे समय तक रहता है, टिकता है। लेकिन वहीं अगर प्रॉब्लम्स हैं तो लोग वहां से भागना शुरू करते हैं, राइट। तो अनरेस्ट जहां पे है वहां से लोग माइग्रेट कर जाएंगे समय के साथ। तो मेनी टाइम्स गवर्नमेंट्स ऑफर इंसेंटिव्स टू पीपल, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है कि आप इस एरिया में रहिए, यहाँ पे घर बसाइए, यहाँ पे हम आपको सब्सिडी देंगे, हमने रोड बना दिया, बिजली की सुविधा देंगे। तो काफी लोग जो है वहां पे जाते हैं, इसको ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए हम सब अर्बनाइजेशन करते हैं, नए शहर बसाने की बात है, राइट। तो ये सब चीजें भी बहुत जगह आपको वर्ल्ड में दिखेगा, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन सब अर्बनाइजेशन बहुत फेमस हुआ। लोग सबर्ब्स में रहने लगे और काम करने कहाँ जाते थे, आपने सुना होगा, डाउनटाउन जाते थे। और कैसे कनेक्ट किया सबर्ब्स को डाउनटाउन से? फ्रीवेज से, वहां पे फ्रीवे कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ग्रोथ की बात जब भी करें तो ग्रोथ हमेशा ध्यान रहे कि ग्रोथ एक चेंज है, राइट। एक पॉपुलेशन चेंज है, और चेंज कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर बात करें तो वो परसेंटेज में निकाला जाता है, राइट। लेकिन ये सबसे बड़ा इंडिकेटर किस चीज का है? ये हमारे डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव है। किसी जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो वो क्या बताता है
ये सारी चीजों को बताता है कि वहां पे ऐसा कंडीशन रहा होगा जिसकी वजह से ग्रोथ हुआ, राइट। और नॉर्मली आप देखिए नेचुरल ग्रोथ होता है बर्थ माइनस डेथ, एक्चुअल होता है बर्थ माइनस डेथ, और इसमें माइग्रेशन को अगर इंक्लूड कर लें, राइट, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल। तो नेचुरल और एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ये माइग्रेशन फैक्टर का। तो इसमें इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का डिफरेंस को भी लेते हैं, तब वो एक्चुअल निकाला जाता है, राइट। और फिर एक शब्द है यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जब बर्थ रेट ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, राइट, रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर हो जाए, तो ये चीज को पॉजिटिव बोलते हैं। और नेगेटिव ग्रोथ क्या है, कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो किसी जगह पे, यानी किसी दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, यानी एक डेथ और एक बर्थ का बराबरी नहीं हो रहा, इनफैक्ट डेथ ज्यादा हो रहा और बर्थ कम हो रहा, तो उसको नेगेटिव कंडीशन बोलेंगे। ऐसा यूरोप के कुछ देशों में देखने को मिल रहा है, राइट, ओल्ड एज पॉपुलेशन वाले सोसाइटीज में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीजें आपको देखने को दुनिया भर में मिलती हैं, एग्जांपल्स हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है, तो इसमें ध्यान रहे कुछ शब्द आएंगे, जैसे क्रूड बर्थ रेट, कच्चा जिसको बोलते हैं, राइट। तो क्रूड बर्थ रेट क्या है, लाइव बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको फॉर्मूला में यहां दिया गया है, CBRS BI/P/1000। अब CBR है क्रूड बर्थ रेट, BI है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और P है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। तो इसको हम आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं CBR, राइट। ऐसे ही CDR होता है, क्रूड डेथ रेट होता है, सेम आप देखिए उसी पैटर्न के ऊपर आप CDR भी निकालते हैं। तो CBR CDR ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए, निकालने के लिए, राइट। और मोर्टेलिटी जो आप बात करते हैं, डेथ रेट जो है, राइट, ये अफेक्टेड होता है किसी रीजन में किस चीज से, उसके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल एडवांसमेंट कैसा है, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, और वहां पे कोई बीमारी आई तो लोगों ने किस तरीके से अडेप्ट किया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल कैसा है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है आपका मोर्टेलिटी लेवल। अब आता है माइग्रेशन फैक्टर, जो आपने देखा यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पॉपुलेशन चेंज के लिए, राइट। किसी जगह से अगर लोग चले जाएं तो वहां का पॉपुलेशन तो घट जाएगा, राइट, लेकिन जहां जाएंगे वहां का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसमें दो शब्द है पॉपुलेशन का, ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यानी माइग्रेशन जो है ये दोनों जगह पे चेंज करता है, ए पे भी और बी पे भी। अगर ए से लोग बी को जा रहे हैं तो यहां भी चेंज है, यहां भी चेंज है, राइट। ये चीज को समझना कि प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों जगह पे ये चेंज लाता है। इसके लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो एक जगह पे प्रॉब्लम होगा, लेबर शॉर्टेज हो जाएगा, लोगों को रिसोर्स नहीं होगा, लोग ही नहीं होंगे, और दूसरे जगह भरे हुए होंगे, वहां अपॉर्चुनिटीज कम होगी, और सैलरी भी कम हो जाएगी, ज्यादा लोग होने से वेजेस कम हो जाएंगे, ये इकोनॉमिकली भी इफेक्ट करेगा उस जगह को, राइट। कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान रखने के लिए है। अब बात करते हैं माइग्रेशन क्या हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, फाइनली लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए। आपने सुना होगा इंडिया में राजस्थान के कुछ गांव हैं जो खाली हैं, सारे के सारे लोग रातों रात मूव कर गए वहां से, राइट। ऐसे कुछ होता है टेम्परेरी या सीजनल, जैसे आप किसी जॉब के लिए 3 साल कहीं पे पोस्टेड हुए, ट्रांसफर हो गया, तो सीजनली आप माइग्रेट हो गए। या सीजनल मतलब जैसे लेबर माइग्रेट करते हैं एक पार्ट ऑफ इंडिया से दूसरे पार्ट में, जब देखते हैं कि क्रॉपिंग सीजन का जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो आ गया, तो सीजनल माइग्रेशन बहुत कॉमन है जॉब्स के लिए, काम के लिए, इस तरीके से आप देखेंगे, राइट। और इसमें दो शब्द आया है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो इसको शॉर्टकट क्या बताऊं, I फॉर इनकमिंग और E फॉर एग्जिट। आप अगर इतना याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। इमिग्रेशन क्या है, माइग्रेंट्स मूव इनटू अ न्यू प्लेस, और उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। अब इसी पे कितनी सारी आपने सुनी, मूवीज भी बना है, डंकी आपने देखा। तो इमिग्रेशन चेक होता है एयरपोर्ट के ऊपर। और एग्जिट क्या है, जब लोग मूव आउट करते हैं किसी जगह से और बाहर को जाते हैं तो उसको एमिग्रेंट्स कहते हैं, राइट। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अभी, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलप्ड कंट्री में चेक पे है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है और लोग कोशिश कर रहे हैं जॉब्स की तलाश में उधर जाने का। तो उनकी इमिग्रेशन फैसिलिटीज जो है वो बड़ी स्ट्रिंजेंट है, खास करके अमेरिका में, यूके में, यूरोप में आप देखेंगे आसानी से आप नहीं जा सकते दूसरे कंट्री में इंडिया से, आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा, राइट। उनका एक पॉलिसी होता है कि इतने ही लोगों को हम इमिग्रेंट्स को आने देंगे अपने देश में। तो ये सब चीजें कॉमनली देखने को सुनने को मिलती होंगी आपको। और बात की गई है दो फैक्टर्स की कि माइग्रेशन होता कैसे है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पुश करते हैं लोगों को, यानी अगर एक ए प्लेस है, यहां पे अगर प्रॉब्लम्स हैं, कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुअर लिविंग कंडीशन है, एजुकेशन नहीं है, जॉब नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्लाइमेट प्रॉब्लम है, राइट, एपिडेमिक आ गया, तो ये सब से लोग बाहर को
पुश होते हैं, वहां से उनको धक्का मारा जाता है। राइट, तो इसको पुश फैक्टर कहते हैं। और जहां वो जाते हैं वहां अट्रैक्शन है, वहां अपॉर्चुनिटी है, वहां जॉब है, वहां पैसा है, वहां लाइफ है। राइट, तो वो पुल फैक्टर है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। यही बात यहां पे कहा गया है। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर से ही ये डिटरमिन होता है कि कैसे लोग माइग्रेट करेंगे और कहाँ माइग्रेट करेंगे। राइट, और यहाँ पे डू यू नो वाला सेक्शन में देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन 500 ईयर्स। 10 गुना बढ़ गया पिछले 500 साल में पॉपुलेशन। राइट, और यहाँ पे एक थियरी दिया गया है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। लेकिन किन्होंने दिया था इसका नाम यहाँ नहीं दिया गया, तो मैं इसको बता दूं, ये थे फ्रैंक नोटिस्टिन। नोटिस्टिन ने 1945 में ये थियरी दिया था। राइट, ये डेमोग्राफर थे, स्टडी कर रहे थे। तो फ्रैंक नोटिस्टिन ने जब ये बताया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये बड़ा डायनामिक सा कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन किसी जगह पे किसी रीजन में चेंज होता है हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट की तरफ। इसको समझने के लिए इसको आपको डेमोग्राफिक साइकिल से समझना पड़ेगा कि जो जगह पहले अग्रेरियन था वो समय के साथ ट्रांजिट करके अर्बन इंडस्ट्रियल बनेगा। राइट, और धीरे धीरे वहां से भी लोग फिर आउटवर्ड मूव करेंगे। तो ये चलता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है डेमोग्राफी में। और इसमें सारे फैक्टर्स आप देखिए यहाँ पे बताए गए हैं। तो आप देखिए इसके स्टेजेस यहाँ पे हैं, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। बाद के स्कॉलर्स ने तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज भी बताया। तो आप देखिए शुरू में बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है, दोनों हाई है, ये स्टेज है। तो पॉपुलेशन का जो आपका देखिएगा आपको ग्रोथ है वो बहुत कम है, स्टेबल पॉपुलेशन है। लेकिन सेकंड में एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट में गैप आ गया, डेथ रेट तो नीचे चला गया लेकिन बर्थ रेट कंटिन्यू कर गया, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन तेजी से। राइट, और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन का बर्थ भी कंट्रोल हो जाएगा और डेथ भी नीचे रहेगा। ऐसे में पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो नीचे आ जाएगा फिर से। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट स्टेज में कौन से कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे दोनों चीजें हो रही हैं। राइट, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। जैसे आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज और इंडिया और श्रीलंका और कीनिया इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज में आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट अभी यहां तक पहुंच गया है जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका है। और कुछ ऐसे कंट्री हैं जो एकदम लो फ्लक्चुएटिंग फेज में है, जहां पे नेगेटिव डेवलपमेंट है, कनाडा, जापान, यूएसए, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ गया है। राइट, तो यहाँ पे पॉपुलेशन तेजी से अब घट रहा है। तो ये जो चीज है इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी कहते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे, बहुत शॉर्ट में दिया गया है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे दूसरे चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट मेन चैनल जो इंग्लिश में वीडियो है उस पर ये पूरी थियरी मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन की है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। अब बात होता है कि लास्ट स्टेज में आप देखेंगे क्या होता है, दोनों फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों डिक्लाइन कर जाता है, इसी के लिए ही ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाता है। राइट, अब बात है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की और सस्टेनेबिलिटी की, जो एंड में कहा गया है कि फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इतना बड़ा अगर आपका देश है जिसमें इतने ज्यादा पॉपुलेशन है तो हर चीज की प्रॉब्लम होगी। राइट, अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलेगा, फ्री अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन का प्लानिंग हो। राइट, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन का प्लान हो, तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग मेजर्स होते हैं। राइट, तो आप देखिए फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इंसेंटिव्स और जॉब्स और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे देखने को मिलती है। और थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में एक किताब लिखी थी, एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। राइट, तो उसमें अपनी थियरी दी थी कि भाई जब ज्यादा लोग हो जाएंगे देश में तो खाना शॉर्ट पड़ जाएगा। राइट, लेकिन उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी का फैक्टर नहीं लिया था कि हो सकता है टेक्नोलॉजी ऐसा रोल प्ले करे कि सबको खाना मिल जाए। लेकिन फूड सिक्योरिटी तो एक प्रॉब्लम है ही। माल्थस का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत वैलिड है, हर जगह वैलिड नहीं है लेकिन बहुत वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कहा गया है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको पॉपुलेशन प्लानिंग पूरे वर्ल्ड लेवल पे करनी पड़ेगी। राइट, तो ये बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन का प्लानिंग हो और लोग उस तरीके से इसको समझ के चलें। पूरी दुनिया भर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। तभी हम जो ये क्लाइमेट चेंज की डिबेट में बोलते हैं कि हमें 2 डिग्री से कम पे रखना है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। और खास करके जो अनअवेयर पॉपुलेशन है, इलिटरेट पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ा बर्डन होगा। इसके लिए ही सारी चीजों को एक साथ काम करना होगा। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखा होगा, उसमें सब चीजों का इंटरलिंकेज है। राइट, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए इसको, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल डेज 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो काम आएगा। बेस्ट विशेस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।